गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज बच्चों हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। वो है आपका डेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन। तो अभी तक बच्चों हमने जो टॉपिक पढ़े हैं उसमें इनडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ा, उसके बाद हार्डर इंटीग्रल पढ़ा। और इसमें क्या होता था कि कोई लिमिट नहीं होती थी। डेफिनेट इंटीग्रल में फंक्शन की एक लिमिट होगी कि इस लिमिट टू इस लिमिट के बीच में हमें उस फंक्शन को इंटीग्रेट करके और उसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है जो कि CBSE 2014 में पूछा गया है। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और लिमिट अप्लाई करना। देखिए, जो फंक्शन को इंटीग्रेट करना कोई नई बात नहीं, ये वही कॉन्सेप्ट यूज होगा जो हम पिछले चैप्टर्स में कर चुके हैं। उसी तरीके से फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे। केवल नई बात यहाँ पर होगी कि लिमिट को कैसे अप्लाई करेंगे, दैट्स ऑल। वो आप इस सिंपल क्वेश्चन की मदद से यहाँ समझ पाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन लें। I इक्वल टू यहाँ पर इंटीग्रल 1 to x³ - 1/x dx। इसको हम सबसे पहले अलग अलग कर लें फंक्शन को। x³ - 1/x dx। इस तरीके से हमने इसको अलग कर लिया तो ये हमारे पास बचा 1/2। ये बचेगा ऊपर x² और -1/x dx। तो ये बच्चों इस फंक्शन को सॉल्व करने के बाद हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करके हमें इसके आंसर मिलते जाएंगे। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि इसको हम इंटीग्रेट किस तरीके से करेंगे। तो बच्चों देखिए, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को नोट करने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर x² है, ये x² है, तो अपॉन x²/x²। अब हम जब x³ में x² में डिवाइड करेंगे तो ये x बचेगा और ये आएगा 1/x²। तो इसको हम थोड़ा सा और इसको ऊपर लिख लें x⁻² dx। और अब हम इसको इंटीग्रेट करें तो x का इंटीग्रल हो जाएगा x²/2 और माइनस x⁻² का इंटीग्रल होगा x⁻² + 1, तो -1 बचेगा। x⁻1/-1 और लिमिट हमारी रहेगी 1 to 2। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करने के बाद लिमिट अप्लाई करें तो x²/2 माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और x⁻1 नीचे आ जाएगा तो 1/x। अब इतना काम तो हमने जैसे हम इंटीग्रल करते थे वैसे ही किया है। अब हम यहाँ पर फंक्शन में लिमिट अप्लाई कर दें तो ये लोअर लिमिट कहलाती है, ये अपर लिमिट कहलाती है। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 2 रख देंगे। तो देखिए जरा क्या होगा, ये हो जाएगा 2² + 1/2। बीच में माइनस का साइन आएगा और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह 1 रख देंगे तो हो जाएगा 1²/2 - 1/1। बस इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा 4/2 + 1/2 माइनस 1/2 -1। तो यहाँ पर अगर हम इसको 2 एलसीएम ले लें तो ऊपर हो जाएगा 4 + 1 माइनस, यहाँ पर अगर हम 2 एलसीएम ले लें तो हो जाएगा 1 - 2, तो 5/2 माइनस, और यहाँ पर -1 बचेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा +1/2। 2 एलसीएम तो 5 + 1 दैट इज 6/2। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 3। तो बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल में एक हमें एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। जैसे बाकी के अभी हम जब इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात करते थे, हार्डर इंटीग्रल की बात करते थे तो वहाँ पर +3 कांस्टेंट लगाते थे, लेकिन यहाँ पर +3 लगाने की आप गलती मत करिएगा। यहाँ पर हमेशा लिमिट दी होंगी, उस लिमिट के अंदर फंक्शन को इंटीग्रेट करना होगा तो हमें एक एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे हमें 3 मिल गया है, इस तरीके के आंसर आपको यहाँ पर मिलेंगे। बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर आंसर को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए अपर लिमिट माइनस, बीच में माइनस आएगा, बाकी
और जब हम लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/2 प्लस है, यहाँ पर बच्चों गलती से हमने माइनस लगा लिया है, तो ये +1, तो ये अब आपका आ जाएगा +1, तो ये हो जाएगा 3/2। तो अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, तो 5/2 माइनस 3/2। तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ आंसर में अंतर पड़ेगा, तो 2 हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 3 दैट इज 2/2 इक्वल टू, तो बच्चों यहाँ पर आंसर 1 आएगा। थोड़ी सी गलती यहाँ पर हो गई थी, ये फंक्शन में प्लस है तो यहाँ प्लस ही लेंगे। हाँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो बीच में माइनस लेके और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, हमने अगला क्वेश्चन लिया है और ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, इसको हम लेके चलते हैं। तो अगर हम इसको कहते हैं आई इक्वल टू, तो देखिए हम सबसे पहले तो फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद फिर हम इसको आगे सॉल्व करें। तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल, जब हम करेंगे तो 4 और x³ का इंटीग्रल हो जाएगा x4/4 माइनस 5, ये है x², x² का इंटीग्रल होगा x³ प्लस 6, ये हो जाएगा x²/2 प्लस 9x। लिमिट हमारी है 1 to 2। अभी हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। तो ये फंक्शन आएगा x⁴ माइनस 5/3x³ प्लस 3x² प्लस 9x और लिमिट है 1 to 2। तो पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस, फिर लोअर लिमिट करेंगे। अपर लिमिट करते हैं तो 2⁴ माइनस 5/3 2³ प्लस 3 × 2² प्लस 9 × 2। और अब हम यहाँ करते हैं लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट जब करें तो ये हो जाएगा 1⁴ माइनस 5/3 1² प्लस 3 × 1², सॉरी 1³ होगा, कोई फर्क तो पड़ना नहीं लेकिन फिर भी ये स्क्वायर। और अब यहाँ पर 9 के साथ में × 1 कर लें तो प्लस 9 × 1, तो ये हमारा यहाँ तक आ जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करें तो 16 माइनस 5 × 8 बच जाएगा, 8 5 जा 40/3 प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 प्लस 9 2 जा 18 और माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 5/3 प्लस 3 प्लस 9। तो यहाँ हम देखें तो ये हो जाएगा 18 प्लस 2 20 and 30 30 and 40 46 माइनस 40/3 माइनस, और ये 9 and 1 10 10 and 3 13 माइनस 5/3। यहाँ अगर हम 3 एलसीएम ले लेते हैं, 3 6 जा 18 3 4 जा 12 130 13 हो जाएगा, 3 4 जा 12 और माइनस 40 माइनस, यहाँ पर अगर हम 3 एलसीएम ले तो 13 3 जा 39 माइनस 5। तो ये बचेगा हमारे पास 98 138 माइनस 40 कर देंगे तो 98 बच जाएगा /3 माइनस, और यहाँ पर अगर हम माइनस कर लें तो 34/3 3 अगर फिर से हम एलसीएम ले लें तो 98 माइनस 34 ये आएगा 4 और 64/3, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ कुछ कैंसिल तो होना नहीं है, तो यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा 64/। चलिए बच्चों, तो हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 लिया है और ये भी CBSE 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसको हम सॉल्व देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो हम कहते हैं 0 to π/2 x² sin x dx। हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि सबसे पहले फंक्शन को हम जिस तरीके से इंटीग्रेट करते आए हैं अभी तक उसी तरीके से इंटीग्रेट कर लेंगे और एट लास्ट
हम लिमिट अप्लाई करके आते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल का सिर्फ और सिर्फ रोल लास्ट में होता है जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं। बाकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से हम अभी तक इंटीग्रेट करते आए हैं उसी तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगेगा खंडशः समाकलन का, और यहाँ हम देखेंगे कि आइलेट फार्मूले से हम एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे और साइन एक्स को सेकंड फंक्शन बोलेंगे। तो अब अगर हम इसको यहाँ पर इंटीग्रेट करें तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और लिमिट हम सबसे बाहर अभी लिख देते हैं 0 to π/2। लिमिट हम जब तक अप्लाई नहीं करेंगे जब तक एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं मिल जाता है। तो हम इसको यहाँ कह दें एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x इंटू माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस एक्स और dx। ये हो गया 0 to π/2। चलिए अभी यहाँ प्लस में करके आप कंफ्यूज ना हो तो यहीं अभी माइनस कॉस एक्स लिख लेते। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 भी बाहर ले लेते। तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 बाहर ले लें तो ये अब आपका हो जाएगा एक्स कॉस एक्स dx और 0 to π/2। अगेन यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला फिर से एक बार लगेगा, तो उसी तरीके से फिर हम सॉल्व कर लें इसको। तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2, और अगेन हम देखें तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड। इस तरीके से फिर हम कर लेंगे और लिमिट हमारी अभी भी 0 to π/2 बनी रहेगी। यहाँ पर जब तक हम लिमिट अप्लाई नहीं करें जब तक हमें एग्जैक्ट पूरा इंटीग्रेशन नहीं हो जाता है। तो प्लस 2 एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा साइन एक्स माइनस इंटीग्रल एक्स का डिफरेंशियल 1 और कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स dx और लिमिट 0 to π/2। तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 एक्स साइन एक्स माइनस, और यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रल हम दोबारा से करेंगे तो माइनस कॉस एक्स होगा, तो इसको हम कह देंगे कॉस एक्स और लिमिट 0 to π/2। तो ये हमारा आ गया। अब आपका जो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो रहा है, और इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद अब हम यहाँ लिमिट अप्लाई कर दें 0 to π/2। जब भी लिमिट अप्लाई करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो ये आपका बच्चों पहले हम π/2 लिख देते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ π/2 लिख देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा माइनस π²/4 cos π/2 प्लस 2 π/2 sin π/2 प्लस 2 cos π/2। ये हुआ अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट की बात करें तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 कर दें, या 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 2 cos 0। तो अभी हम देखें तो cos π/2 0 होता है, तो ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल, पाई और साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। अगेन cos π/2 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, और माइनस cos 0 1 होता है, तो ये बच्चों हमारा 2 होगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो सिर्फ पाई बच रहा है और पीछे 2, तो ये पाई माइनस 2 इसका आंसर हो जाएगा। CBSE 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है जो कि CBSE 2007 में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को देखिए हम किस तरीके से करने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर की पावर यहाँ पर कम है। तो ऐसी केस में बच्चों हमने आपको जब इनडेफिनिट इंटीग्रल हम आपको पढ़ा रहे थे तब हमने बोला था कि अगर
न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो या बराबर हो, इक्वल हो, तो उस केस में हम इसको डिवाइड करके इसको एडजस्ट करें। तो देखिए हम एक्स स्क्वायर प्लस ये रफ वर्क है, चाहे तो साइड में कर लें चाहे यहीं पे कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हम डिवाइड कर दें एक्स पावर 4 प्लस 1 में, तो ये एक्स स्क्वायर टाइम डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस 1 टाइम फिर से डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस और प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2। कुल मिला के हम इसको अब कैसे लिख सकते हैं रिस्ट्रक्चर्ड करके, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये तो आगे आ गया, जो रिमाइंडर बचा है वो ऊपर और नीचे आपका ये डिवाइड हो जाएगा। यस, इतना करने के बाद अब हम इसको इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेट करें तो इसको अलग अलग कर लें। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस 2 बाहर कर लें, तो और इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और लिमिट को चिंता करने की जरूरत नहीं, हमने ये देखो बाहर लगा दिया, ठीक है। और लिमिट को बाहर लगाने के बाद अब जैसे सिंपल तरीके से हम इनडेफिनिट इंटीग्रल करते रहे हैं वैसे ही करें, बिल्कुल ना घबराने की ज़रूरत है ना परेशान होने की ज़रूरत है। चलिए, तो ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 dx का इंटीग्रल एक्स, ठीक है, और ये आएगा प्लस 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स एक्स होता है, तो ये आ गया आपके पास tan इनवर्स एक्स, और लिमिट हमारे पास क्या चल रही है 0 to 1। तो अब हम बच्चों इसको लिमिट को यहाँ पर अप्लाई कर दें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे और उसके बाद लोअर लिमिट अप्लाई करें। तो पहले अपर लिमिट यहाँ 1 है, तो ये आपका हो जाएगा 1 क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 प्लस 2 tan इनवर्स 1, ये हमारे पास हुआ अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट की बात करें तो जहाँ जहाँ एक्स है तो 0 रखें, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 2 tan इनवर्स 0 tan इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। 1 अपॉन 3 माइनस 1 प्लस 2 tan इनवर्स 1 π/4 होता है, π/4, और ये 2 tan इनवर्स 0 0 समथिंग 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बचेगा यहाँ पर माइनस 2 अपॉन 3 प्लस π/2, और इसको हम चाहें तो लिख दें π/2 माइनस 2 अपॉन 3, और इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। चाहे तो हम एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि कुछ ज़रूरत नहीं है एलसीएम वगैरह लेने की, तो आप इसी तरीके से छोड़ दीजिएगा और बच्चों ये आपका यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, साथ में सीबीएसई 2004 में पूछा जा चुका है। तो इसको देखिए हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा, क्या चेंज है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन है tan क्यूब एक्स dx, इसको हम यहाँ पर 0 to π/4 tan क्यूब एक्स को हम लिखते हैं tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स dx, और इसको हम यहाँ पर लेके चलें तो 0 to π/4 और tan स्क्वायर एक्स को लिखते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू tan एक्स dx, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो sec स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स dx माइनस 0 to π/4 tan एक्स dx। ये हमने दो पार्ट में इसको ब्रेक कर लिया। अब हम यहाँ पर इसको लेट करें, tan एक्स को t लेट कर लें, अगर लेट t इक्वल टू tan एक्स, तो dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो dt इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx। तो sec स्क्वायर एक्स dx की जगह हम dt लिख देंगे और t है। लेकिन
अब यहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट बात हम आपको बताने वाले हैं वो ये है कि अगर हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं या किसी फंक्शन की जगह कोई दूसरा वेरिएबल रख रहे हैं तो डेफिनेट इंटीग्रल में उसकी करस्पॉन्डिंग लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, ये बात आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए अभी किसमें x था तब लिमिट थी 0 to π/4, अभी ये पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट होके आ जाएगा। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे, हम सिर्फ इसके लिए बात कर रहे हैं। तो हमने क्या सपोज कर रखा है t = 10x। अब लिमिट देखिए हम चेंज कर रहे हैं, इफ t = 0, t हमने सॉरी x, ये x की लिमिट है, तो इफ x = 0 देन t क्या है 10x मतलब tan 0 0 जाएगा। और अगर हम कह दें इफ x = π/4 tan t कितना हो जाएगा tan π/4, और tan π/4 1 होता है। तो अब ये लिमिट 0 to π/4 की जगह लिमिट 0 to 1 हो जाएगी। ये बच्चों कॉन्सेप्ट समझने वाला है, आपको ये समझना पड़ेगा। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि अगर आप पुटिंग कर रहे हैं, फंक्शन को सपोज कर रहे हैं, तो हमें उसकी करस्पॉन्डिंग लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। अगर आपने पुरानी लिमिट से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो आंसर आपका गलत आएगा। तो देखिए अब ये क्या हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, sec² x dx की जगह तो हम dt लिख दें, और बचा क्या tan x, तो tan x की जगह t लिख दें, तो ये हो गया t dt। इसमें बच्चों हमने इस वाले फंक्शन के लिए हमने ना तो कुछ सपोज कर रहे हैं और ना हम जो है इसको, और अगर ये कुछ नहीं करना, ये डायरेक्ट हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट भी वही रखेंगे 0 to π/4 एंड tan x dx। ये x नहीं बना रहा। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो क्या होगा t²/2 और लिमिट है 0 to 1, और इसको इंटीग्रेट करें तो ये क्या आएगा tan x का इंटीग्रल होता है log sec x, और लिमिट है 0 to π/4। चलिए अब हम यहाँ लिमिट अप्लाई कर दें तो t की जगह 1, और एक बार जो अपर लिमिट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1²/2, और -0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस ये log sec π/4, log sec π/4 माइनस log sec 0, ये वैल्यूज हम रखेंगे यहाँ पर। तो अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। अब देखो जरा, ये तो हमारा रहेगा 1/2 -0, 1/2 -0 दैट इज 1/2 हो जाएगा, माइनस log sec π/4 का मतलब cos π/4 होता है 1/√2, तो sec π/4 हो जाएगा √2, तो log √2 माइनस sec 0। sec 0 की अगर हम बात करें तो sec 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1, तो ये हो जाएगा log 1, तो 1/2 माइनस log √2। हम √2 को भी √2 का मतलब होता है 2 पावर 1/2, तो 2 पावर 1/2 को अगर हम चाहेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई करके log m पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा, तो हम लगा भी सकते हैं और ये देखेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो बच्चों यहाँ पर हम जो आंसर दिख रहा है वो इसी तरीके से दिखेगा, तो log 2 पावर 1/2 कर दें और log 1 0 होता है, तो 1/2 यहाँ log m पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो 1/2 log 2 और 1/2 अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ जाएगा 1/2 1 माइनस log 2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन अच्छा था और आप कर लेंगे बहुत आसानी से इसको। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, और क्वेश्चन है 0 to π/2 cos x dx/1 + sin x 2 + sin x। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आप देख रहे हैं कि CBSE 2004 में पूछा गया है।
तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है 0 to π/2 cos x dx अपॉन 1 प्लस साइन x और 2 प्लस साइन x। यहाँ पर हम साइन x को t लेकर लेट t इक्वल टू साइन x, तो dt अपॉन dx हो जाएगा cos x, तो dt इक्वल टू cos x dx। यस, ये देखिए एडजस्टमेंट हो जाएगा cos x dx। लेकिन हमने अभी आपको बोला था कि अगर डेफिनेट इंटीग्रल में अगर हम किसी फंक्शन को लेट कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, तो हमें करस्पॉन्डिंग लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो करस्पॉन्डिंग लिमिट हम यहाँ चेंज करके देखें तो अगर हम कहें कि इफ x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू साइन 0 कितना होता है? 0 ही होता है। और अगर हम कहें कि इफ x इक्वल टू π/2 देन t इक्वल टू साइन π/2, साइन π/2 का मतलब साइन 90 1 होता है। अभी हमारी लिमिट हो गई 0 to 1, ये आपका हो गया 0 to 1। cos x dx की जगह हम dt लिख दें, तो dt अपॉन और ये हो जाएगा 1 प्लस t और 2 प्लस t। ठीक है, तो इसको हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to 1 अपॉन 1 प्लस t और 2 प्लस t। वैसे तो बच्चों ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया a अपॉन 1 प्लस टी प्लस b अपॉन 2 प्लस टी करके, और हमने आपको पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन करना सिखाए हैं, a और b की वैल्यू निकालें फिर करें, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। बट यहाँ पर हम एक छोटी सी टेक्निक यूज करते हैं, रूल तो नहीं है, टेक्निक है। वो क्या कि अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर यूँ कर दें कि 1 अपॉन, जबकि ऊपर कुछ नहीं, 1 होना जरूरी है, 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 2 प्लस टी, ऐसा हम लिख दें तो ये हमारा लगभग पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। लेकिन इसको वापस वेरीफाई भी कर लें कि हमने सही लिख लिया कि नहीं लिख लिया। तो देखो जरा 1 प्लस टी और 2 प्लस टी अगर यहाँ एलसीएम लें तो हो जाएगा 2 प्लस टी माइनस 1 माइनस टी से टी कैंसिल, 2 माइनस 1 1, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। देखो जरा वही आ गया बात। इसका मतलब हम इसकी जगह ये और इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो ये डेफिनेटली टेक्निक है जो कि आप क्वेश्चन को लंबा होने से बच सकते हैं। अदरवाइज आपको पूरा पार्शियल फ्रैक्शन करके बताने की जरूरत पड़ेगी अगर ये आपको नहीं ध्यान रहता है या कोई दूसरा क्वेश्चन हो। कभी ये हमेशा इस तरीके की टेक्निक यूज नहीं होती है, लेकिन यहाँ हमने कर दिया। और अभी हम इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं। 1 अपॉन 1 प्लस टी का इंटीग्रल हो जाएगा लॉग 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 2 प्लस टी का हो जाएगा लॉग 2 प्लस टी। लिमिट हमारे पास है 0 to 1 और लिमिट अप्लाई कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लॉग 1 प्लस 1 2 माइनस लॉग 2 प्लस 1 3, और ये आपका हो जाएगा 0 अप्लाई करेंगे तो लॉग 1 माइनस लॉग 2, तो log 2 माइनस log 3 माइनस log 1 माइनस माइनस प्लस log 2। log 1 0 होता है तो 0 ही हो जाएगा, log 2 प्लस log 2 तो हो जाएगा 2 log 2 माइनस log 3 और log 1 0 हो गया, ये 2 log 2। तो अक्सर हो सकता है कि log 4 माइनस ये 2 पावर ऊपर भी ले गए हों, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं यस। और अदरवाइज हम डायरेक्ट भी कर सकते, इसको यहीं भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो अभी हम इसको एक लाइन और बढ़ा दें तो log m पावर n के फॉर्मूले से m log n की ऊपर जाएगी पावर, तो हो जाएगी log 2 पावर 2 माइनस log 3, और इसको हम लिखते हैं log 4 माइनस log 3, और log m माइनस log n होता है log m अपॉन n, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा दिया तो log 4 अपॉन 3, और इस तरीके से
ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें अच्छे से। तो अब हम बच्चों बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया है 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, MP 2014 में पूछा गया है। यहाँ साइन एक्स को t लेट करना है, t इक्वल टू साइन एक्स तो dt अपॉन dx आपका हो जाएगा कॉस एक्स, तो dt इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स dx। कॉस एक्स dx की जगह dt रख देंगे, लेकिन जब हमने पुटिंग की है तो उसकी करस्पॉन्डिंग लिमिट भी हम यहाँ पर चेंज करेंगे। तो हम बोलेंगे कि इफ x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू साइन 0, साइन 0 का मतलब 0, और इफ x इक्वल टू π/2 देन t इक्वल टू साइन π/2, और साइन π/2 का मतलब 1। अब लिमिट 0 to 1 हो जाएगी ये, तो ये हो जाएगा 0 to 1 cos x dx की जगह dt लिखते हैं, और ये हो जाएगा t²। इसका इंटीग्रल करेंगे तो t³/3, और लिमिट है 0 to 1। लिमिट अप्लाई कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1³/3 माइनस 0 ही हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/3। एकदम सिंपल क्वेश्चन लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब बच्चों हमने अगला क्वेश्चन लिया है, और ये है 0 to e², लिमिट है, और फंक्शन है dx/x log x। तो यहाँ पर बच्चों log x को हम t सपोज करने वाले हैं, तो लेट t इक्वल टू log x, तो dt/dx हमारे पास हो जाएगा 1/x, तो dt इक्वल टू 1/x dx। और हम लिमिट भी चेंज करेंगे यहाँ पे, तो हम बोलेंगे कि इफ x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू log 0, log 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो इफ x इक्वल टू e² देन t इक्वल टू log e² इक्वल टू 2 log e, और log e भी 1 होता है, तो आ जाएगा 2। तो लिमिट हमारी 1 to 2 हो गई, अब 1 to 2, और फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा dx/x को तो हम dt लिख देंगे, तो ये हो जाएगा dt/t। तो बच्चों इसका इंटीग्रल हमारे पास हो गया log t, और लिमिट है 1 to 2। लिमिट अप्लाई कर दें तो हो जाएगा log 2 माइनस log 1। log 2 को हम वैसे बना रहे हैं, log 1 0 होता है, तो इस केस में हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा log 2। सिंपल बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, CBSE 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है आपके लिए, और ये है इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 e⁻x/1 प्लस e⁻2x dx। CBSE 2012 में पूछा गया है। थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट करें तो इसको e⁻2x को लिख सकते हैं e⁻x का होल स्क्वायर dx। और अब हम e⁻x को t सपोज कर लें, तो लेट t इक्वल टू e⁻x, तो dt/dx, e⁻x, तो dt इक्वल टू हो जाएगा e⁻x dx। तो e⁻x dx की जगह हम dt रखेंगे, लेकिन करस्पॉन्डिंग लिमिट जरूर चेंज करेंगे। तो इफ x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू e⁻0 1, और इफ x इक्वल टू 1 देन t इक्वल टू e⁻1 दैट इज t। तो अब हमारे पास बच्चों जो लिमिट होगी चेंज होके वो आएगी 1 to e, और e⁻x dx को हम dt लिखने वाले हैं, और ये हो जाएगा 1 प्लस t²। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स t लिमिट 1 to e, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स e माइनस tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स e तो वैसा ही बना रहेंगे। tan इनवर्स 1 का मतलब यहाँ पर बच्चों π/4 हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पर
आंसर हो जाएगा। बच्चों हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये MP 2015 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है हमारे पास 0 to 1 tan इनवर्स x dx। तो इसको हम उसी तरीके से इंटीग्रेट कर लें जैसे हम इंडेफिनिट इंटीग्रल में करते आए हैं, या यहाँ पर हम एक तरीका और बता देते हैं कि x को अगर हम यहाँ tan थीटा सपोज कर लें तो dx अपॉन d थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो dx इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। लिमिट हमें चेंज करनी पड़ेगी, तो इफ x इक्वल टू 0 देन आपका यहाँ पर थीटा क्या होगा, tan इनवर्स x। तो x अगर हम यहाँ पे 0 लें तो आपका ये थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 ही होता है। और अगर हम कहें x इक्वल टू 1 देन थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 π/4 होता है। तो इस केस में बच्चों लिमिट आपकी चेंज होके आ जाएगी 0 to π/4। और अब हम इसको यहाँ पर लिखते हैं tan इनवर्स tan थीटा, है ना, x की जगह tan थीटा लिख दिया, और dx की जगह हम लिख दें sec स्क्वायर थीटा d थीटा। 0 to π/4 tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा फर्स्ट फंक्शन, और ये सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड डी थीटा, और एक डी थीटा इसके लिए लगता है, एक इसके लिए लगता है। लिमिट हम बाहर लगा दें 0 to π/4, तो ये हो जाएगा थीटा sec स्क्वायर थीटा की इंटीग्रल tan थीटा माइनस थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 इंटू tan थीटा, और लिमिट हमारे पास बच्चों 0 to π/4 चलता रहेगा। और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि tan थीटा का इंटीग्रल हम यहाँ माइनस log cos x रख लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा थीटा tan थीटा, और ये माइनस log cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा log cos थीटा, और लिमिट है हमारी 0 to π/4। और अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर लेंगे, तो हमारा लिमिट अप्लाई करते ही हमारा यहाँ आंसर आएगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो π/4 इंटू tan π/4 प्लस log cos π/4, और अभी हम माइनस में करें थीटा की जगह 0, तो ये पूरे ही 0 हो जाएगा, प्लस log cos 0, तो π/4 tan π/4 1 होता है, प्लस log cos π/4 1/√2 माइनस log cos 0 1, तो log 1 भी 0 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा π/4 प्लस log 1/√2। log 1 हमारा log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर log 1 की जगह हम 0 रख देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा log π/4 प्लस log 1/√2, π/4 प्लस log 1/√2। अगर इसको भी हम थोड़ा सा सॉल्व और करना चाहें तो हम कह सकते हैं π/4 प्लस log और √2 की मतलब पावर 1/2, पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस की पावर 1/2 हो जाएगी 2 में, तो अब उस केस में आंसर आ जाएगा π/4 माइनस 1/2 log 2, और ये आंसर हो जाएगा। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं कि आप यहाँ तक करें, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर आज 2 तरीके के क्वेश्चन किए हैं। सिंपल जब डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन, जब सिंपल सा फंक्शन दिया हो और हम डायरेक्ट उसको इंटीग्रेट कर पाएँ, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि फंक्शन, देखिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या डिफरेंस है? एक छोटा सा डिफरेंस 2 लाइन का।
कि पूरा का पूरा आपको डेफिनेट इंटीग्रल में वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है जैसे हम इनडेफिनेट इंटीग्रल में सॉल्व करते रहे, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन। लास्ट में क्या करना है, जब पूरा इंटीग्रेशन निकल आए तो हम उसमें लिमिट अप्लाई कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर आ जाएगा। दूसरे तरीके क्वेश्चन हमने यहाँ पुटिंग करने वाले किए हैं, तो पुटिंग करके फंक्शन को हम एडजस्ट करें। तो यहाँ पर जो एक बात ध्यान देने वाली है वो बच्चे भूल जाते हैं, भूलना नहीं है कि हम क्या करते हैं कि पुटिंग तो कर लेते हैं लेकिन करस्पॉन्डिंग लिमिट चेंज नहीं करते हैं। तो अगर आपने पुरानी वाली पुटिंग करके और सॉल्व कर लिया तो आंसर गलत निकलेगा। तो जो आप पुटिंग कर रहे हैं उसकी करस्पॉन्डिंग लिमिट भी आप निकाल लीजिएगा तो आपका आंसर बड़े आसानी से निकलता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें। आज हमने बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं जो CBSE में भी आए पूछे गए हैं, MP बोर्ड में पूछे गए हैं। आप इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा तो आप खुद भी बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।